नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। आज जिस वीडियो पर हम बात कर रहे हैं, या जिस तरह से आपने इसका थंबनेल या टाइटल देखा, आज चर्चा होगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। उस फैसले पर जिसे लेकर हम लगातार सवाल उठाते रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप नीचे देख भी पा रहे हैं टिकर में, कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक बताते हुए उसे रद्द कर दिया गया। 2018 से ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स लगातार जारी थे और उसे लेकर कई सवाल उठ रहे थे। आज इस पर चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या फर्क पड़ेगा, इससे आगे क्या कुछ हो सकता है, और जो इनके लिए इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है या नहीं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजू परुड़ेकर जी। आप इन सभी को जानते हैं, और आप लोगों के पसंदीदा भी रहे हैं ये। लगातार हम इनसे बातचीत करते रहते हैं और आप लोगों की भी मांग रहती है कि इनसे बार बार बातचीत की जाए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पर हम मुंबई में एक दूसरे के साथ में बैठकर ही बातचीत करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आया था चंडीगढ़ किसान आंदोलन के लिए, तो इस तरह से आज हम बात कर रहे हैं। बहरहाल सर, शुरुआत करने से पहले एक बार लोगों को मैं बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, जिन लोगों को नहीं पता, या फिर इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। तो दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को आप एक तरीके से चंदा समझिए। ये एक राजनीतिक चंदा है जो दिया जाता था अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को, और ये बॉन्ड्स के जरिए दिया जाता था। 1,000 की बॉन्ड भी आती थी, 1 लाख की बॉन्ड भी आती थी, और 1 करोड़ की भी बॉन्ड आती थी। और आप राजनीतिक पार्टियों को ये बॉन्ड देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम एक ये थी बहुत बड़ी, कि इसके बारे में कौन किसे पैसा दे रहा है इसे गुप्त रखा जाता था। किसी को नहीं पता चलता कि किसे ज्यादा पैसा मिल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कहा गया वो भी हम दिखाते हैं। आप अभी देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब उन्होंने इसे रद्द किया। सरकार का कहना था कि काले धन पर काबू पाने के लिए वो इस तरह के बॉन्ड्स ला रही है, ताकि काले धन पर काबू पाया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एकमात्र तरीका नहीं हो सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए ही आप काले धन पर काबू नहीं पा सकते। ये सारी चीजें कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द कर दिया है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा नहीं दे सकते। राजू परुलेकर सर, आपसे शुरुआत कर रहे हैं जब इस बात पर हम, तो शुरुआत में ही मैं आपसे जानना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, और क्या केवल इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द करना काफी है, या आप चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई भी की जाए। इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन तो होना चाहिए, लेकिन सोहित, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उससे ज्यादा भयानक जो है वो बीजेपी शासित गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार जिसको कहते हैं लोग, उसका है। उन्होंने जो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट किया, उसमें आर्ग्यूमेंट हमारे पक्ष में, हमारे खिलाफ क्या था, यानी देश के नागरिकों के खिलाफ इन्होंने जो जंग छेड़ी है उसका वो हिस्सा था। और वो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। Citizens do not have a general right to know regarding the funding of political parties. Right to know is not a general right available to citizens. ये बिल्कुल। इन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट में कहा है। यानी ये लोग प्रजा मानते हैं, ये नागरिक नहीं मानते। बीजेपी भारत के लिए, और हम ईवीएम के खिलाफ इसलिए हैं और लड़ रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि अब ये प्रजा का वोट किसको भी दे तो आखिर अपने को ही आ जाएगा ईवीएम के थ्रू। तो अब देखो, हाँ। आप जहाँ चंडीगढ़ में है वो किसानों का आंदोलन देख रहे हैं। तो आंदोलन हाँ। में लोगों को इतनी तरह से परेशान किया जा रहा है, इजराइल के ड्रोन, इजराइल के बुलेट यूज किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को परवाह, लोगों के जो वोट्स है उनकी परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि ईवीएम है। ये बात है। हाँ। अब मैं आपके मूल प्रश्न पे जाता हूँ। ये हाँ। बात ये है कि ये एक बहुत बड़ा गंभीर गुनाह है एक्चुअली। और ये प्रधानमंत्री इसके जिम्मेदार है, क्योंकि वो कैबिनेट के भी जिम्मेदार है और भारत के प्रधानमंत्री के नाते वो लोग सारे नागरिकों को उत्तरदायित्व करते हैं। पहली बात तो हाँ। ये है कि ईवी, ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स एक दाऊद कंपनी जब थी, दाऊद दाऊद इब्राहिम की, तो वो लोग हाँ। प्रोटेक्शन मनी लेते थे बड़े बड़े ठगी, बड़े बड़े कारोबारियों से। याद है आपको? यानी हाँ। मुंबई में हम हाँ। लोग ने गुप्ता है वो देखा है, कि उदौर भी देखा है कि छोटी छोटी भी डॉन हुआ करते थे, वो भी ले लेते थे। जैसे कि हाँ। मंचेकर गैंग, ये वो गैंग, वो गैंग। तो लेकिन हाँ। बड़ा जो हिस्सा था, सबसे बड़ा हिस्सा वो दाऊद के हाँ। पक्ष में जाता था। फिर छोटा राजन हाँ। आया, फिर छोटा राजन के। तो ये जो सारे जो थे गुट, वो प्रोटेक्शन मनी लेते थे। इस कान की उस कान को खबर नहीं लगती थी, और उसके बदले में आश्वस्त करते थे जो उद्योगपति जो हैं,
या फिर व्यापारी जो हैं उनको आश्वस्त करते हैं कि हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। ये असंवैधानिक रूप से जो, और पैसा जो था वो काला होता था क्योंकि कैश में ही लेते थे। सिर्फ ये ही सेम मॉडल है, सेम मॉडल जिसकी रिप्लिका मोदी सरकार ने जो 2000 इलेक्ट्रल बॉन्ड में यूज की। अब आप समझिए कि हम अपने जो सरकार है उसको सरकार कहे या माफिया कहे, ये आपको तय करना है। हम तो प्रजा हो चुके हैं, हम नागरिक है नहीं, हमारे वोट रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, जहां डालेंगे वहां जाएंगे ही नहीं, हमको पूरा यकीन है। लेकिन ये इतना बड़ा गंभीर गुनाह है। और उस दूसरा, सिर्फ अब कल की जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके बाद पीएम केयर भी शक के घेरे में आता है। उसमें तो दूसरी गैंग भी नहीं है। पीएम केयर में आपने पीएम का नाम यूज किया, पीएम यानी पद है, पीएम यानी मोदी नहीं, पीएम का नाम यूज किया है, भारत का बोध चिन्ह यूज किया है, .gov यानी गवर्नमेंट वो यूज किया है, और आप कहते हो प्राइवेट ट्रस्ट है और पैसा ऐंठे हैं लोगों से, और विदेशी कंपनी, चाइनीज कंपनी, अडानी सबसे पैसे ले लिए, वो उससे बड़ा फ्रॉड है। यानी ये फ्रॉड सब मिलाकर ये आजाद भारत में करीब करीब एक माफिया की तरह इन्होंने पैसे इकट्ठे किए। और इसके लिए प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, पूरे कैबिनेट को इस्तीफा देना चाहिए, और इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। चुनाव तो बाजू में रखो, एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए, राष्ट्रीय सरकार बनानी चाहिए, और इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए न्यूरेमबर्ग जैसी। ये कोई साधारण सी चीज नहीं है, ये अपने पैसे हैं, आपके पैसे हैं, हमारे पैसे हैं, मेहनत के पैसे हैं। हमारे तो काम धाम बंद कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, इनकी बात को बाहर लाकर निकालते हैं इसलिए। लेकिन जब मनमोहन की बात बाहर निकालते थे, मनमोहन सरकार की, तो इनको मजे आ रहे थे। जी, आप ने जो कहा वो बहुत एक अलग उदाहरण दिया कि किस तरह से पहले गैंगस्टर्स बचाने के लिए लोगों के पैसे लेते थे और प्रोटेक्शन वो मनी, वसूली इलेक्ट्रल करते बॉन्ड थे। इसका नाम है, सोफिस्टिकेटेड नाम, बस प्रोटेक्शन मनी है। बिल्कुल बिल्कुल, पीएम क्योंकि केयर इसमें और ये जो दर्शकों को पीएम केयर और इलेक्ट्रल बॉन्ड में सिर्फ फर्क ये है कि ये छोटे गैंग्स को भी मोहलत देता है इलेक्ट्रल बॉन्ड, हाँ और पीएम हाँ केयर सिर्फ एक ही गैंग इकट्ठा करती है बस। बिल्कुल। अब लोगों को बता दें कि जो राजू सर कह रहे हैं उसमें तर्क क्यों है, क्योंकि आप और मैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में भी वकील ने कहा, जिसका जिक्र अभी राजू जी ने भी किया, कि बतौर जनता उन्होंने कहा कि हमें हर एक चीज जानने का हक नहीं है। लेकिन ये विपक्ष भी नहीं जान सकता है कि किसने सरकार को कितने पैसे दिए, लेकिन सरकार सब कुछ जान सकती है, क्योंकि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदते थे, तो सरकार को पता चलता था कि किसे कितने पैसे मिल रहे हैं। और जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, सरकार के ही मुताबिक जब से ये ईवीएम ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी हुए थे, इलेक्टोरल बॉन्ड 19 किस्तों में अब तक 1.15 अरब डॉलर कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेचे जा चुके हैं, और सरकार को इसकी जानकारी है। तो सोचिए कि अगर मैं एक कॉर्पोरेट हूं और कल जाकर मैं लालू प्रसाद यादव की पार्टी को ईवीएम बॉन्ड्स के जरिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसे देता हूं, तो सरकार को इसकी जानकारी मिलती है कि अच्छा, ये मुझे पैसे नहीं दे रहा है लेकिन ये दूसरी पार्टी को दे रहा है। तो उस कॉर्पोरेट शख्स पर या फिर वो एक इंडिविजुअल पर भी सरकार अलग अलग तरीके से कार्रवाई कर सकती है, दबाव ला सकती है। ये एक बात हमने लगातार देखा है। राजू सर, आप कह रहे हैं कि सरकार पर कार्रवाई होनी चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। ये क्यों किया जाना चाहिए आपको लगता है? क्योंकि इसकी शुरुआत तो अरुण जेटली ने की थी, या इसका प्रपोजल उन्होंने किया था? आपकी मांग क्या है? क्योंकि ये मांग विपक्ष को भी करनी चाहिए लेकिन अब तक नहीं की है। अगर आप जनता को समझाए कि क्यों आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। सर, कैबिनेट में कोई भी कुछ भी सुझाव दे सकता है। अरुण जेटली कैबिनेट का हिस्सा थे। प्रधानमंत्री जिम्मेदार होते हैं उस डिसीजन के, जो डिसीजन लिया जाता है। वो अरुण जेटली नहीं है, उनको दोष मत दीजिए। वो 50 और सुझाव दिए होंगे जो मोदी जी ने माने नहीं होंगे, और गडकरी जी, राजनाथ जी और 10 सुझाव देते होंगे जो मानते नहीं। अब तो देना भी बंद कर दिया होगा कैबिनेट में सुझाव, क्योंकि मोदी जी किसी का मानते नहीं। बात यह है, जो मोदी जी की बात नहीं है, प्रधानमंत्री अन्यथा भी, यानी अगर हम सुनने वाला हो प्रधानमंत्री, यानी राजीव जी थे, तो कैबिनेट का कोई भी डिसीजन है उसका अल्टीमेट जिम्मेदार प्रधानमंत्री है, क्योंकि उसको हक है कि वो डिसीजन को रोके या वो डिसीजन को हाँ भरे। तो हामी भरने के लिए प्रधानमंत्री पूरी तरह से कैबिनेट का उत्तरदायित्व किस पे है? प्रधानमंत्री पे है। तो प्रधानमंत्री को जब नोटबंदी की, ये नोटबंदी से शुरू है, नोटबंदी में भी यही घोटाला है। यानी समझ लीजिए, गैंगस्टर पूरी तरह से आपके पैसे ऐड लेता है, यानी डे लाइट रॉबरी उसको कहा था नोटबंदी को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने।
तो वो रॉबरी थी। ऐसे पैसे इन्होंने इकट्ठा किया, और वो पैसे आपको मालूम है जो विपक्ष के विधायक और सांसद को खरीदने के लिए यूज किए जाते हैं, आरएसएस के जो हेडक्वार्टर और बाकी सारे ऑफिसेस बन रहे हैं, बीजेपी के देश भर में ऑफिसेस बन रहे हैं, उसके लिए वह खर्चे किए जा रहे हैं। और आपको अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, वो टाइमिंग भी मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इसमें मुझे ये नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कोई तीर मारा है, क्योंकि बंद घड़ी भी 2 बार सही टाइम दिखाती है, इन्होंने तो एक ही बार दिखाया। तो सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय जो है, उसके बाद सरकार को पता चलेगा कि किसने किससे पैसे दिए। विपक्ष के जो धन है जिस जिन्होंने दिए, उनको तो अब डर लग रहा होगा। जैसे कि दाऊद को पता चले कि छोटा राजन को किसने दिया, मंचेकर को किसने, सब, और दाऊद को ही पता चले, दाऊद के हाथ में सत्ता है, और बाकी सब लोग तो ऐसे ही है, तो बाकी सब मारे जाएंगे। प्रोटेक्शन हमको नहीं दिया, उनको प्रोटेक्शन मनी देते हैं, हमको क्यों नहीं दिया? तो ये बात भी आप समझ लीजिए। इसमें मैं नहीं समझता कि विपक्ष बहुत सीधा साधा सुंदर और बहुत अच्छा है, क्योंकि विपक्ष ने वो चीज की है। देखिए, सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट जो है, वो छोड़कर किसी भी पार्टी ने इसको परहेज नहीं किया, क्योंकि उनको कोई चारा नहीं था। इलेक्शन चुनाव लड़ना है, तो इस प्रक्रिया में ये पैसे तो उनको चाहिए, तो उन्होंने पैसे ले लिए। तो अब ये बात हो गई है कि एक सीपीआईएम छोड़कर नैतिक बल किसी के पास नहीं है ये कहने का कि ये चुनावी जो बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, वो इसके खिलाफ प्रधानमंत्री को रेसिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की रेसिग्नेशन की मांग सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी ने अंदर से ही की है, बीजेपी के। बाहर से, कांग्रेस से लेके आप कोई भी पार्टी देखिए, मांग नहीं कर, क्योंकि उन्होंने पैसे लिए हैं, उनको कम मिले वो बात अलग है, लेकिन ये जो एक्सटॉर्शन मनी है उनमें वो भी शामिल तो है। अब सीपीआईएम को हक बनता है, नैतिक बल है कि वो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री अब इस्तीफा तुरंत दे दें, या हम कह सकते हैं एज ए नागरिक। मैंने आपको भेजा है वो कागज जिसमें इन्होंने कहा है कि नागरिक को हक जानने का अधिकार नहीं है, वो आप दिखाइए लोगों को बाद में, क्योंकि मैंने आपको वो भेज दिया है। बिल्कुल, इसे लेकर बातचीत भी हुई थी और इसे लेकर चर्चा भी हुई थी जब ये सारी चीजें कही गई थी। कुछ आंकड़े लोगों को दे दूं सर, जो सरकार ने आंकड़े दिए हैं 2022-23 तक, तो टोटल जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के वैल्यू थे उस समय तक 11,450 करोड़ के थे, और उसमें से 57% जो फंड है, यानी करीबन 6,566 करोड़ रुपए, ये अकेले बीजेपी को गए थे। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस को माफ कीजिए, गया था 1,123 करोड़, तृणमूल कांग्रेस को 1,093 करोड़, बीजू जनता दल को 774 करोड़, डीएमके को 617 करोड़, आम आदमी पार्टी को 94 करोड़, एनसीपी को 64 करोड़, जेडीयू को 24 करोड़ और अन्य को 1,095 करोड़। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई। सर, क्या आपको ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले या ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स था, उसका इस्तेमाल सरकार अपने खुद के फायदे के लिए कर रही थी, और कॉर्पोरेट्स पर भी दबाव बनाया जा रहा था, क्योंकि जो अधिकांश पैसे आए हैं वो कॉर्पोरेट से आए हुए हैं, इंडिविजुअल से इतने पैसे नहीं आए हुए हैं। तो जैसे कि हम लगातार बात करते, चाहे अदानी हो, अंबानी हो या बाकी लोग हो, क्या वो एक तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पैसे देते थे और उसका उनको दूसरा फायदा होता था, जिसे आप जो गैंगस्टर लैंग्वेज में आप प्रोटेक्शन मनी की बात कर रहे थे, इसको दूसरा नजरिया ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए हमारी सहायता करें, हम सत्ता में आते हैं फिर हम आपकी सहायता करेंगे। इट्स अ क्विड प्रो क्यो ना, इट्स अ क्विड प्रो क्यो। समझ लीजिए कि बॉन्ड खरीदने वाले लोग में जो मेन जो चंदा है वो बीजेपी को ही गया 90%। तो बीजेपी को खुश रखे ताकि अपने काम हो, वो तकलीफ ना दे, ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए, एनएसए ये पीछे ना लगे एक। और फिर कोई कोई दागी चरित्र वाले जो सारे उद्योगपति, और जो जितने भी उद्योगपति, सारे नहीं है लेकिन एक्सेप्शनल है, लेकिन वो जो है, या कोई दागी काम किया है, या हथियार भी बेचे होंगे, या ड्रग भी बेचा होगा, आपको क्या मालूम। तो ये सारी चीजें जो की है वो बाकी विपक्ष भी ना निकाले, इसलिए थोड़ा थोड़ा विपक्ष को भी दे दिया है, ताकि आप भी मुंह बंद रखिए, क्योंकि हमने चंदा आपको भी दिया है, लेकिन आपको उतना नहीं मिलेगा जितना हमको प्रोटेक्शन मनी, एक्चुअल प्रोटेक्शन गवर्नमेंट दे रही है। हम फल फूल रहे हैं मोदी सरकार के नीचे, तो उनको ज्यादा देंगे। तो वो सब ये सेटअप है, और ये सेटअप वहां से नहीं है, ये सेटअप की शुरुआत नोटबंदी से हुई। नोटबंदी वो पहला डे लाइट रॉबरी थी हमारे और आपके पैसे पे, जो मोदी जी ने की। दूसरा वो भी ठीक उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले। हाँ, और दूसरा पीएम केयर फंड था। पीएम केयर फंड का कोई हिसाब नहीं है, और उसको क्या ट्रस्ट है, यानी उसका स्टेटस को आपको पूछना चाहिए, आपको पूछने का हक है।
एज अ नागरिक, एज अ प्रजा नहीं है। हम्म, मोदी सरकार मानती नहीं है, इसमें लिखा है, आपने हाँ, आप दिखाइए लोगों को उनकी जी, योग्यता क्या है, भक्तों को भी देखने दो उनकी योग्यता क्या है। हम्म, तो ये बात है कि ये पीएम केयर फंड में जितने पैसे उन्होंने अनाप शनाप इकट्ठा किए हैं वो चाइनीज कंपनीज से लेकर सब कंपनीज से हैं। तो ये हम्म, सारी चीजें जो है वो आप समझिए कि इतनी संगीन जुर्म है कि ये देशद्रोह के अंतर्गत आती है। ये हम्म, यहां तक जाता है कि ये देशद्रोह है लोगों के, नागरिकों के साथ। वी द सवरिन पीपल अगर संविधान में लिखा है तो हम नागरिकों के खिलाफ। इन्होंने जंग तो छेड़ी है, जो आप देख रहे हैं संगू बॉर्डर पे चंडीगढ़ में, वो तो अलग है, लेकिन ये आर्थिक जंग भी छेड़ी, इकोनॉमिक। यानी हमारे हमारे 80 करोड़ लोग गरीब क्यों रहे, एक नेशन पे क्यों जी रहे हैं? क्योंकि 10 लोगों के राइट ऑफ और माफ जो कर्जे कर रहे हैं मोदी जी, उनसे प्रोटेक्शन मनी मिल रहे हैं गवर्नमेंट को, हम्म, जिनके नाम हमें हम्म, मालूम ही नहीं, गुमनाम है वो लोग। और पता नहीं उनके क्या शेल कंपनीज होंगी या ड्रग की कंपनी होगी, या पोर्ट्स पे आजकल ड्रग्स तो कितने मिल रहे हैं, तो वो हम्म, ड्रग्स होंगे या हथियार होंगे। हथियार ड्रोन तो इसराइल से आते हैं और कहते हैं हम्म, कि यहाँ हम्म, अदानी बना रहे हैं। ये सारी चीजें हम्म, जो हैं, ये बातें, एक एक बात जो है वो इतने बड़े देशद्रोह की बात है, और इतना सारा मिलके भी आप कुछ नहीं कर पाते। अगली बार 400 पार पार कह रहे हैं, इसका मतलब आप ईवीएम पूरा अपने मैनेज कर चुके हैं, और विपक्ष चुप हम्म, बैठा है क्योंकि छोटा छोटा हिस्सा उन्होंने भी ले लिया है, चुप बैठा है। तो सीपीआईएम हम्म, को हक रहा, क्योंकि सीपीआईएम का मैं एक्चुअली मार्क्सवाद को इसलिए नहीं मानता कि वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, लेकिन ये उन्होंने चरित्र दिखाया कि वो लिया नहीं चंदा। ये बात हम्म, सराहनीय है, क्योंकि लोगों के पक्ष में खड़ा रहना है तो आपको नैतिक बल की बहुत जरूरत होती है। ये अशोक चव्हाण और हम्म, अजित पवार को देख के आपको महाराष्ट्र में मालूम हुआ होगा। तो लोगों हम्म, के साथ वही खड़े रह सके वो जो जिनके पास नैतिक बल था। तो बात हम्म, यह है कि अब ये इतना बड़ा रॉबरी जो है देश की, उसके जो गुनहगार है और उसके मुखिया जो हैं, उनको ना ही इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन प्रोसिक्यूशन को सामना करना चाहिए, और वो करे नहीं तब तक देश आजाद नहीं है। ये हम्म, किसानों का आंदोलन एमएसपी के लिए है, और जो वहां तो अनिल अंबानी और वो मजे कर रहे हैं। अनिल अंबानी को तो छूट मिली है खुली, बिल्कुल। वहां पर तो ऐसे, अडानी को इतनी छूट मिली है, इतनी। और इसमें एसबीआई और इलेक्शन कमीशन दोनों इस गुनाह में शामिल है, तो इन्हें बिल्कुल। पार्टी को एक्यूज बनाना चाहिए। हम्म, ये बातें सुनने को अच्छी लगती हैं सर कि इन्हें को अक्यूज बनाना चाहिए या प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमने बचपन में भी पढ़ी थी खबर कि हु विल बिल्ड द कैट, सवाल यह है कि सीपीआईएम भी ये लड़ाई 8 साल से लड़ रही थी, जिसके बाद अब जाकर उन्हें ये फायदा हुआ या अब जाकर इतना बड़ा फैसला हुआ। सिंगू बॉर्डर का आपने जिक्र किया, तो जरूर एक तरफ कॉर्पोरेट लोगों के पैसे जो है वो माफ किए जाते हैं, और यहाँ पर जब किसान एमएसपी मांग रहे हैं तो ड्रोन से अब आंसू गैस यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। 8-8 घंटे लग रहे हैं, जिस जहां पर पहुंचने के लिए आपको 3 घंटा लगना चाहिए राजू सर, 8 से 9 घंटे का समय लग रहा है। अलग अलग जगहों पर आ रहे हैं, तो गलियों तक को खोद दिया है लोगों ने। इतना डर इनको किसान से है। बहरहाल, अब जब स्टेट बैंक ऑफ नहीं, इंडिया और पर यह जिम्मेदारी कोई बनती है कोई जी। ये डर जी। नहीं है कि इनके वोट्स नहीं मिलेंगे, ये समझ लीजिए। इनको मालूम हम्म, है कि इनके वोट्स मिलेंगे नहीं, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। जब छाप हम्म, के आएंगे तो बीजेपी को कुछ भी हम्म, करो, लेकिन वोट तो कमल को ही जाएगा, ये इन्होंने पक्का हम्म, करके रखा है, इसलिए ये डर नहीं रहे लोगों से। बिल्कुल। अब सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी ये जिम्मेदारी बनती है, या उन्होंने एक एक महीने के भीतर उन्हें सभी लोगों के नाम को बाहर निकालना है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए थे, वो कॉर्पोरेट कौन है और वो लोग कौन है। जब ये सारी चीजें बाहर आएगी, क्या उसके बाद आपको लगता है कि वाकई कोई अगला कदम उठाया जाएगा, या जो नाम आएंगे उसमें भी कोई छेड़छाड़ कर ले के चांसेस है? क्योंकि एक महीने का समय है और निकालने वाला भी सरकार है, और जिसके खिलाफ नाम निकालना है वो भी सरकार के ही खिलाफ है। देखिए, ये पूरा मामला दबाने की सरकार पुरजोर कोशिश करेगी, और दबाने में कामयाब भी हो जाएगी। जिस तरह से रीढ़ विहीन विपक्ष मिला है हमें, वो देखते हुए मुझे हम्म, लगता है एक बात, क्योंकि समझिए कि ये एसबीआई इतना बड़ा गुनहगार है कि वो अरुंधति भट्टाचार्य उनकी चेयरपर्सन थी, तब वो हम्म, विदेश में जाकर प्रधानमंत्री के साथ, अडानी के साथ मीटिंग करके उनको बाद में वो मिला, बहुत बड़ा कर्जा मिला एसबीआई का। हम्म, और जबकि हम्म, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में वो सारा मामला है, और उसके बाद अरुंधति भट्टाचार्य अब रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे है। तो हम्म, एसबीआई आज का नहीं है, लेकिन वो एसबीआई इज पार्ट, यानी एसबीआई इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। एसबीआई इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इलेक्शन हम्म, कमीशन इज द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दे आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम।
एंड इवन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इतना देर से आता है, इसका मतलब दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दे आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज वी द सॉवरेन पीपल ऑफ इंडिया। हम अगर अपनी रीढ़, जब महाराष्ट्र में देखा, अपनी रीढ़ ही नहीं है महाराष्ट्र जैसे स्टेट की। एक जगह एक वक्त था जब पूरे देश में राज करता था, तो वो देश के लोग रीढ़ विहीन इतने हो गए हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं कि देश में क्या हो रहा है। आज आप देख रहे हैं किसान लड़ रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि महाराष्ट्र में किसान है कि नहीं है, पूछना पड़ेगा। उनकी भी, उनके ऊपर भी अन्याय हो रहा है, लेकिन वो लड़ ही नहीं उनके रहे हैं। ऊपर तो रीढ़ की हड्डी पंजाब के निकाल दी। किसानों से ज्यादा अन्याय हो रहा है, सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र में हम इस तरह की चीजें नहीं देखते हैं। और यहाँ पर मैंने सर ये भी देखा कि किलोमीटर किलोमीटर किसान है, और एक रिपोर्ट भी की है जो आज सुबह हमारे पेज पर है, अगर उसे देखें तो हर चीज की व्यवस्था है, और किसानों ने आपस में ही यहाँ पर बांटा हुआ है जिम्मेदारी भी, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो, अरे दवाई की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो। एक जमाने में महाराष्ट्र में ये सारी चीजें हर आंदोलन में हुआ करती थी, मजदूरों का हम्म हो या किसानों का हो। आज महाराष्ट्र जैसे हम्म स्टेट है, साउथ में भी, तमिलनाडु में आज किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। हम्म हम्म बिना कपड़े पहने बैठे हैं, शर्ट पहने बैठे हैं ना ठंड में। तो हम्म महाराष्ट्र में यह चीज है कि महाराष्ट्र में कुछ सामंतवादी नेताओं ने, जो अब बीजेपी में गए और कुछ आधे गए हैं, कुछ अडानी को मिले हुए हैं। तो नाम हम्म मैं लूं तो आपको नाम लेने की जरूरत नहीं, अडानी को मिले हुए हैं बोला तो आपको पता चल जाएगा। तो इन्होंने पूरे की पूरे किसान की रीढ़ की हड्डी निकाल दी है। वो इतना हाँ बेबस लाचार हो चुका है कि वो मान चुका कि मैं गुलाम हूं, इसलिए खुदकुशी हाँ करता है। वरना हाँ किसान को सरकार गिरानी चाहिए। अब खुदकुशी क्या कर रहा है, वो राजा है, वो हाँ हमें खिलाता है। वो कल हाँ स्वामीनाथन रिपोर्ट के उनको भारत रत्न मिलने के बाद उनके बेटी ने कहा वो गुनहगार नहीं है, वो किसान है, जी अन्नदाता है। इमीडिएटली जी स्वामीनाथन रिपोर्ट गायब हो गया सरकारी साइट से, जी वेबसाइट से। जी ये जो तानाशाही है, वो तानाशाही सिर्फ हाँ ईवीएम के माध्यम से आ रही है। जी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर अगर हम वापस लौटें तो ये जो नाम क्या देते हैं वो हमें पता नहीं। अब सर ये जो फैसला है 2024 चुनाव के ठीक पहले आया है, तो इसका क्या आप देखते हैं कि असर होगा? क्योंकि अगर पैसे नहीं आते हैं, और ये जैसे कि हम बराबर बार बार बता भी रहे हैं, ये आंकड़ा बता दूं, सरकार की ओर से ही दिया हुआ आंकड़ा है कि 1.15 अरब डॉलर कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड्स अब तक बेचे गए हैं। तो ये बंद होने का क्या आपको लगता है कि कोई असर पड़ेगा? हम ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन उसके अलावा पैसा बंद होना या इसके ऊपर कार्रवाई करने के बाद क्या आपको लग रहा है वाकई कि चुनाव में इसका असर देखने मिलेगा? चुनाव पे इसका असर देखने ये मिलेगा कि विपक्ष को जिन्होंने दिया है चंदा, उनके पीछे ईडी, सीबीआई और आईटी लगेगी, और हम्म पूरा उनका मोर्चाबंद, नाकाबंदी की जाएगी, और विपक्ष को पूरा मिटा दिया जाएगा। और वन पार्टी वन नेशन वन लीडर वाली बात जो है आरएसएस के दिमाग में, वो लाई जाएगी, और यहाँ पूरा हम्म अथॉरिटेरियन शासन होगा रशिया हम्म जैसा। यही हम्म किया जाएगा उसका उसका और या दूसरा विकल्प ये है कि ऑर्डिनेंस लाकर सरकार इसको वो कर दे, या तीसरा एकदम आसान विकल्प ये है कि स्टेट हम्म बैंक ऑफ इंडिया रोज जाकर या इसी इलेक्शन कमीशन के वकील जाकर सुप्रीम कोर्ट में वक्त मांगेंगे, सुप्रीम कोर्ट वक्त दे देगा, चुनाव हो हम्म जाएगा, उसके बाद तो सब भूल जाएंगे और वो ये नल एंड वॉइड जैसे ही हो जाएगा डिसीजन। हम्म ये तीन हम्म विकल्प है और इसमें से एक तो होगा ही होगा। राजू सर, हम पहले भी लगातार चर्चा करते रहे हैं, और एक चर्चा सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी हमने किया था, जिसमें आपने बार बार ये जिक्र किया, और जिसको लेकर हमने बड़ी चर्चा की थी, लंबी चर्चा की थी, कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से फैसले दे रहा है। हम लोगों ने खुद ने सवाल उठाया था, यहाँ तक हमने बात की थी कि हो सकता है हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा। आपको याद होगा हमने जब इस पर खुलकर बात की थी और ऑन रिकॉर्ड बात की थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, आप इस फैसले को कितना अहमियत मानते हैं, और क्या इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में भरोसा वापस लोगों का बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, या ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अगर दिया है तो क्यों दिया है? आपका एक बतौर पत्रकार इसका एनालिसिस क्या है? मेरा मेरा एक देखिए, डिले होता है किसी भी जजमेंट को, टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट इतना इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखाधड़ी, यानी जिसमें कहा गया है सरकार की तरफ से कि लोगों को जानने का हक ही नहीं है। जो नागरिक है, हम्म वी द सॉवरेन पीपल, हम सार्वभौम है, हमको नागरिक, हम्म हम सर्वोपरि है, हमको जानने का हक नहीं है, ऐसा सरकार कहती है। तो इसका हम्म 8 साल लड़ने के बाद अगर उसका डिसीजन आता है, और टाइमिंग देखिए, इलेक्शन से इतना करीब आता है कि वो दे ना दे, टाइम वेस्ट करे, वो सब उनको मोहलत मिलेगी। तो मुझे लगता है ये डिसीजन, फैसला सही हो गलत हो ना के बराबर है। हम्म क्योंकि बुढ़ापे में अगर उमर खलीद को अगर जमानत मिलती है,
तो वो कोई जमानत नहीं है, वो उपकार नहीं कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उसका वो हक मांग रहा है अपनी जमानत का। जैसे हम लोग 8 साल हक मांग रहे थे, वो 8 साल बाद मिलता है तो वो हक नहीं है, ये इन्होंने किया हुआ टाइमिंग का खेल है। और मुझे नहीं, मैं विश्वास, आज मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन की कॉम्प्रोमाइज होने का पूरा दावा करके किसी पे विश्वास नहीं रखना, किसी पे भरोसा नहीं है मेरा। सबको दबा लिया है आरएसएस बीजेपी कल्ट ने, हर जगह उनके लोग बैठे हुए और ये ऑक्टोपस बन चुका है। और विपक्ष पूरा रीडबीन हो गया और उन्होंने, विपक्ष ने लोगों को पूरा जेलीफिश जैसा रीड बना दिए लोगों की। लोग जो लड़ रहे हैं उनके साथ कंधे को, सीए या एनआरसी का लड़ाई हुआ, उसमें केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में हो सत्ता में होते हुए गई तक नहीं, नाम तक नहीं लिया। और देखिए हर इतना आंदोलन हो रहे हैं, उसमें पहलवानों का हुआ यौन शोषण के मामले में विपक्ष के एक दो नेता जाके आते हैं बस एक दो बार, बस बाकी विपक्ष लड़ने के लिए सक्षम है ही नहीं। वो भी ये प्रॉब्लम का एक हिस्सा ही है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, आप किसानों को पूछिए, आप विपक्ष ने अपनी उनकी स्पेस ऑक्यूपाई की है। विपक्ष का काम एक्चुअली किसान कर रहे हैं, उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई वहां पर की है संसद में, और लड़ ये रहे हैं ताकि उनकी स्पेस भी क्लियर कर दो। किसान और नए जवान जो है, लड़ने वाले लोग हैं, वो जाके बैठे हैं उधर और लड़े सरकार के साथ। तो विपक्ष चाहिए किस लिए? विपक्ष को अगर हो नहीं रहा है, देखिए मैं कांग्रेस के साथ भी यही प्रॉब्लम है। अब जो उनकी न्याय यात्रा चल रही है वो ठीक ठाक कदम है, लेकिन देश में इतना सेंसिटिव मामले, लड़ाइयां हो रही है। और इसके बारे में राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा था, जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड, हर बात पे उन्होंने बात कही थी, लेकिन उनकी पूरी पार्टी उनके साथ दिखाई नहीं दे रही है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी और उनके कुछ चुनिंदा साथी एक पार्टी है और कांग्रेस एक अलग पार्टी है। वो लोग सोचते होंगे कि कब अडानी आए और कब हमको चंदा देते, हम इलेक्शन करके हम चुन के आए, मेरा बेटा चुन के आए, मेरी बेटी चुन के आए, ये इसी में लगे रहे हैं सारे पार्टी। और बात यह है कि लोग लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, और कुछ लोग हार मान चुके, जैसे महाराष्ट्र का किसान हार मान चुका है, वो खुदकुशी करता है, हर 7 मिनट में खुदकुशी हो रही है। अब औरतें भी खुदकुशी करने लगी। बिल्कुल। आप अगर विपक्ष को नसीहत देंगे, क्योंकि अब तक इस पर विपक्ष ने कोई भी कार्रवाई या कोई भी बड़ा ये बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं किया, अगर आप नसीहत देंगे तो विपक्ष को अभी क्या करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आया है, 2017 में ये पूरा प्रपोजल आया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, 2018 से पैसे आ रहे हैं, बीजेपी को करोड़ों के रुपए लगातार कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल से मिल रहे हैं, आपने इसकी तुलना भी माफिया से की है। ये सारी चीजें होने के बाद अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आपके हिसाब से विपक्ष को आप क्या नसीहत देंगे कि कम से कम अब क्या करें वो चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और मोदी कैबिनेट को लेकर? सर मैं माफिया से तुलना नहीं किया, कल सत्यपाल मलिक जी ने ये खुलासा किया था, आप देखिए कि मोदी जी दुबई बार बार क्यों जाते हैं। तो मैंने कोई नया खुलासा नहीं किया है, इतने बड़े राज्यपाल ने खुलासा किया है क्लियरली। तो आप वो पढ़ी देखिए। आप, मैं जनता से आह्वान करता हूं कि मोदी जी दुबई बार बार क्यों जाते हैं, उसके ऊपर जो सत्यपाल मलिक का खुलासा है वो देखें। उसकी जिम्मेदारी सत्यपाल मलिक की है उन, लेकिन वो बात यानी आपको ठीक लगने जैसी है, क्योंकि वो कई बातें उसमें। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि विपक्ष को मैं सलाह कौन देने वाला हूं? विपक्ष अपने आप में जो अभी जो प्रतिनिधि भेज रहे हैं, देखिए आज एक ममता दीदी की एक प्रतिनिधि है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये एक्ट्रेसेस, एक्टर्स या जाति को देखकर लोगों को चुन के वो राज्यसभा भेज रहे हैं, फिर लोकसभा के चुनाव में वो देख रहे हैं कि कैसे गणित बैठ रहा है। ये सब क्या चल रहा है? पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे हैं। नेक्स्ट 24 के बाद, इलेक्शन के बाद, ना लोकसभा रहेगी, ना राज्यसभा, ना प्रतिनिधि रहेंगे, ना ये कोई भी, सारी प्रजा जो राजा बोले वो हुक्म मानेगी, समझे? तो ये सब विपक्ष जो खेल खेल रहा है ना, वो पैरेलल यूनिवर्स में खेल रहा है। उनको मालूम ही नहीं कि वास्तव में क्या हो रहा है लोगों के जीवन के साथ। ये एक अलग ही दुनिया है इनकी। और इन्होंने पैसे भी जैसे कि आप देखिए, राष्ट्रवादी में 2 फाड़ हो गए, मैं विश्वास नहीं रखता 2 फाड़ हो गए। जब वक्त आते तो भाई 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 भाई, बहन 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 करते हैं, और फिर वो जब वक्त आता तो बोलते हैं हम 2 अलग पार्टी। ऐसे थोड़ी होता है यार। जब महाभारत हुआ था तो एक्चुअल भाई भाई में युद्ध हुआ था ना, मारे गए थे। तो जब लड़ाई होती है तो लड़ाई जैसे होती है, या रक्षाबंधन के दिन भाई नहीं होते, फिर वो ऐसा नहीं चलता। ये राजनीति महाभारत में क्लियर कट व्यास ने लिख के हैं। तो आप समझिए कि इसमें एक बड़ा सूत्रधार अडानी भी है। इन विपक्ष के कई लोगों को ये सब सूत्र ने बांध के रखा है, जो अडानी और उनकी शेल कंपनीज और उनकी जो व्यवहार है, उनके मुंद्रा पोर्ट से जो ड्रग्स आ रहा है, ये सारी जो चीजें हैं
वो सारी संशय ये घेरे में है, शक के घेरे में है, लेकिन सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि अडानी ही सरकार का हिस्सा है, अडानी ही तो सरकार है। जी, ये तो हमने बार बार कहा भी है, और इस पे अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये नाम सामने आते हैं तो क्या हम ये देखेंगे कि गौतम अडानी ने बीजेपी के साथ साथ विपक्ष के भी कई लोगों को पैसे दिए हैं और उनके भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स साइन किए गए हैं? शायद उससे फिर वो जो तो नल एंड वॉइड का जो पूरा बात होगा वो सामने आ जाएगा कि देखो ये मुझ पर आरोप लगाते हैं, प्रधानमंत्री कहेंगे, लेकिन इन्होंने तो सभी को दिया हुआ है। सर 100% होगा ये, मुझे ऐसा लगता है कि 100% लिया होगा, क्योंकि अभी जब तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की जीती तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट ले ली अडानी की, जबकि आपको मालूम है कि अडानी एक उद्योगपति हम नहीं मान सकते उसको, उससे ज्यादा कई कई तरह से वो शक के घेरे में। आपने वहां इन्वेस्टमेंट ले ली, अशोक गहलोत ने वहां पर राजस्थान में तब इन्वेस्टमेंट ले ली थी। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, ये मुंह बंद करने का जरिया है, तरीका है। सिर्फ राहुल का वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि मैंने ये कहा कि राहुल जी और उनके साथी, चुनिंदा साथी जो क्रांतिकारी जैसे बिहेव कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो चला रहे हैं वो गांधी फैमिली भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक आदमी चला रहा है, वो गांधी फैमिली से नहीं है, और कुछ लोग चला रहे होंगे, खड़गे साहब भी नहीं है वो। मैं समझता हूं इस बात को, क्योंकि ये सारी चीजें जो है लोग डराते रहते हैं, विपक्ष में भी ये लोग रहते हैं, वो डराते रहते हैं हमको भी पैसा चाहिए, नहीं तो कैसे इलेक्शन जीतेंगे। ये सच है, लेकिन कभी कभी एक बात पैसे के ऊपर जाती है। कभी कभी आजादी का आंदोलन पैसे के लिए लड़ाई नहीं गया था इतने बड़े साम्राज्य के साथ। तो आपको ये लड़ाई लड़नी है तो आपको नैतिक बल होना चाहिए आपके पास। इनके पास नैतिक बल नहीं है, इसलिए ईडी आईटी को डरते हैं। जो ब्रिटिश साम्राज्य से नहीं डरे, वो कांग्रेस के नेता या बाकी विपक्ष के नेता जो भी है, उनके उनके दादा परदादा लड़े होंगे ना ब्रिटिशों के साथ, तो ईडी आईटी और सीबीआई के खिलाफ नहीं लड़ सकते ये लोग, क्योंकि इनके हाथ पत्थर के नीचे आ चुके हैं। तो ये बात समझ लो कि हमको विश्वास किस पे रखना चाहिए और किस पे नहीं रखना चाहिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात हो चुकी है। और हमें लड़ाई अपनी, देखो हम अपने दम पे लड़ते हैं, जैसे भगत सिंह ने कहा था ना, अपनी लड़ाई अपने दम पे लड़ी जाती है, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे निकलते हैं। तो इनके कंधों पे अगर जाए ना तो जनाजे निकलेंगे। जैसे कि देखिए, बेचारे हमारे दोस्त प्रशांत कनौजिया गए थे आरएलडी में, उनको लगा बड़ी जोर से लड़ेंगे, सीधा जयंत चौधरी घुस गए वो बीजेपी के साथ, हो गया, दिल जीत लिया उनका। हाँ दिल। तो बात यह है कि आपको अपनी लड़ाई अपने दम पे लड़नी चाहिए आज के तारीख में, और आप में दम हो तो लड़ो, नहीं तो छोड़ दो, नहीं तो आप शरण आ जाओ। और ये बात है कि आपको ये मुझे 8 नवंबर 2016 को ही पता चल गया था। उस दिन मैंने जो आर्टिकल लिखा था टुवर्ड ब्लैक एजेस, तो वो सही है। और उस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे जो अर्थशास्त्री है, जो कैम्ब्रिज के और ऑक्सफोर्ड के डॉक्टरेट है, वो हार्ड वर्क करते हैं और हार्वर्ड भी करते हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं, वो उन्होंने कहा था दिस डे लाइट रॉबरी। तो उसके बाद इनका आपने कुछ उफ तक नहीं किया, विपक्ष ने ना किया, ना लोगों ने किया देश के, तो इनकी साहस बढ़ गया। फिर पीएम केयर आया, फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड आए, फिर अदानी आया, फिर राफेल में जो हुआ वो आया। वो सारी चीजें जो अगर पकड़ कर चले तो भारत के इतिहास में अंग्रेजों ने जितना लूटा नहीं है उतना धन का भ्रष्टाचार हुआ है इस सरकार के 10 साल में। और कोई बोल नहीं रहा है, उफ तक नहीं कर रहा है, डर में घर के अंदर बैठे A4 साइज की एक नोटिस आ जाएगी, इसलिए बड़े बड़े नेता जा रहे हैं उनको। वो पाब्लो एस्कोबार जैसा कहा जा रहा है, लेड और सिल्वर। तो लेड का मतलब बंदूक की गोली, यानी ईडी आईटी सीबीआई और कस्टडी, और सिल्वर का मतलब आपको राज्यसभा दी जाएगी, उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा आपका नसीब हो तो बात यह है, तो लोगों को इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ना विपक्ष के भी लोग। राहुल जी और कुछ चुनिंदा साथी है, उन पे विश्वास कर सकते हैं, लेकिन उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है। तो उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते तो लोग अपनी लड़ाई उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये यूनिलैटरल कम्युनिकेशन ना बायलैटरल कम्युनिकेशन हो रहा है। राहुल जी को ये सुधार करना चाहिए अपनी टीम के साथ, कि हर व्यक्ति का सुन सके या हर व्यक्ति को जवाब दे सके। तो ये सारी चीजें मिलकर आप देखें तो देश का भविष्य बहुत अंधेरा है, और आगे जाकर हम बहुत बड़ी समस्या को सामना करने वाले हैं। हमारे देश को सोमालिया या नॉर्थ अफ्रीकन या साउथ अमेरिकन कंट्री देश जैसा मोदी सरकार ने बना चुके हैं। आरएसएस उसमें शामिल है, उसमें कई लोग शामिल है, उसमें एसबीआई शामिल है, इलेक्शन कमीशन शामिल है,
पार्टली हम ये भी कह सकते हैं कि सारे कोर्ट्स शामिल है, जो जमानत भी नहीं देते, जो आपका हक है, स्ट्रॉ नहीं देते जो आपका हक है, और श्रद्धा के बल पे राम मंदिर दे देते जो राम का मंदिर है ही नहीं। यानी वो मस्जिद गिराई, वो अगर गुनाह है तो वहां कुछ और बन नहीं सकता, पहले उसकी शिनाख्त होनी चाहिए ना, इन्वेस्टिगेशन चले। तो ये बात सारी आपके इर्द गिर्द, आपके वातावरण में इतना सफोकेशन है, आप इतने बड़े समस्या में फंस चुके हैं, और मोदी सरकार के लिए ये भक्त लोग और मोदी सरकार और खुद मोदी जी ये कह रहे हैं अगली बार 400 पार, उस पर मुझे पूरा भरोसा है, मेरी श्रद्धा है, क्योंकि मेरी ईवीएम पे श्रद्धा है, और मुझे इजराइल पे भी श्रद्धा है, क्योंकि वो पेगासस तो ईवीएम का भी हालत कर सकते हैं। जिम्बाब्वे में उन्होंने किया था। तो मेरा आखिरी सवाल यही है कि एक तरफ मेरा आखिरी सवाल सर यही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, आप कह रहे हैं कि लोकसभा के बाद फिर से शायद चुनाव हो या ना हो, तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स बंद कर दिए जा रहे हैं। तो ये जो मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और इसका आप, ये आखिरी सवाल है, मानते हैं कोई झटका सरकार पर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, या सब कुछ सोच समझ कर किया गया है? सर ये सोच समझ कर किया है, इसका कोई सरकार पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइमिंग देखिए, वक्त ही नहीं है। दूसरा, टाइम लेना एसबीआई के लिए, क्योंकि वो को अक्यूज है, को कॉन्स्पिरेटर्स है, और इलेक्शन कमीशन के लिए कोई बड़ी बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट अंतिम डेट देती है, और अंतिम डेट के बाद अंतिम डेट की अंतिम डेट भी देती है। ये हमने महाराष्ट्र के मामले में देखा था, सभापति। हाँ, तो अंतिम डेट तो हमारे लाइफ की अंतिम डेट भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट जो देगी वो। तो इसमें कुछ नहीं होगा सर, ये टाइमिंग है देखने के लिए कि विपक्ष के पास किसने चंदा दिया, उनके पीछे पड़ जाएंगे, उनके पीछे पड़ के उनको साफ करेंगे, ताकि विपक्ष को चंदा मिलना बंद हो जाए, और वो इलेक्ट्रल बॉन्ड से हो या ओपन ट्रांसपेरेंट हो कोई देने की हिम्मत नहीं करेगा आज की तारीख में। बिल्कुल। तो बंद, जो नॉन ट्रांसपेरेंट है वो भी बंद, इनका काम तो बन गया है, क्योंकि पीएम केयर से भी चंदा आ चुका है, नोटबंदी से भी चंदा आ चुका है, रफाल से भी, और भी कई रास्ते में। अभी एक ही प्रोग्राम में कितना बात करूं, तो अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड की चंदा, इनका कुछ कोई हाथ नहीं लगाएगा इनके चंदे को। तो बात यह है कि विदेश से भी एफसीआरए से आ रहा है राम मंदिर के नाम पर, तो कई स्रोत है, ऑक्टोपस है ये लोग, तो इनके पास तो पैसा आता रहेगा। अडानी का सारा पैसा तो ये अडानी ही सरकार है, समझ लीजिए आप, तो बीजेपी का ही है पैसा। तो सारी बातें मिलकर आप विपक्ष को पूरा तरह से कुचल देंगे, और उनकी योग्यता भी वही है, क्योंकि जो लड़ता नहीं है वो जो डर गया वो मर गया है, शोले का डायलॉग है ना। तो विपक्ष की योग्यता जो है वो उनके साथ हो रहा है, लेकिन नागरिकों की ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, और ये हमारी ये नहीं है। हम प्रजा नहीं है, हम नागरिक है, वी द सॉवरेन पीपल। हमको आजादी दी है हमारे पूर्वजों ने मिल, जो फांसी गए हैं, तो ये बीजेपी के लिए नहीं गए थे, ये बीजेपी वाले छुप के। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो 42 के आंदोलन में ब्रिटिशों को कह रहे थे कैसे मदद कर, कैसे पकड़ा जाए इनको, जो स्वतंत्रता सेनानी हो। तो वो बात थी, तो उस वक्त इन्होंने काम किया है, वो तब भी गोरों से नहीं लड़े, अब चोरों के साथ बैठ के हमारे ऊपर शासन करने के सपने देख रहे हैं। हम नागरिक अपने दम पे लड़ सकते हैं तो लड़ें, जैसे किसान लड़ रहे हैं, जवान लड़ रहे हैं। अब इलेक्शन आ गया तो जवानों को सावधान रहना चाहिए, ट्रक वक से घूमना नहीं चाहिए, और अपने अपने बेस कैंप में रहना चाहिए, ताकि पुलवामा का हमको एक्सपीरियंस है 5 साल पहले का। तो फर्स्ट टाइम वोटर जो वोट देंगे वो उनके नाम पे नहीं दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो जवान, किसान और आम आदमी तीनों को भगवान आशीर्वाद दे, जो अगर भगवान है तो, और नहीं तो भगवान मानने वाली सारी पार्टियों ने जब अपनी खाल को बचा लिया, तो भगवान न मानने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट जो है, उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड। तो ये है असर। तो आप समझ लीजिए आस्तिक नास्तिक में कितना फर्क है। और मैं कोई कम्युनिस्टों का समर्थक नहीं हूँ, फिर भी मैं इनको मानता हूँ और सैल्यूट करता हूँ उनको। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज की इस चर्चा के जरिए हमने सारे पहलुओं को बाहर निकालने की कोशिश की, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उसके अतीत को, उसके भविष्य को, उसका किस पर कितना असर पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का इस पर किस तरह से भूमिका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्या भूमिका रहने वाली है, कॉर्पोरेट्स वालों की क्या भूमिका रहने वाली है। अब देखना यह होगा कि क्या वो लिस्ट बाहर आती है, और अगर आती है तो उसमें क्या कुछ होता है, और ये ठीक चुनाव से पहले हो रहा है। इसका जितना असर सरकार पर पड़ रहा है, क्या उससे ज्यादा असर इसका विपक्ष पर पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ लोग वहां पर दे रहे थे वो भी बंद हो जाएंगे। ये सारी चीजों पर नजर बनी रहेगी, लेकिन हर बार की तरह राजू सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बेबाकी के कारण लोग बार बार चाहते हैं कि आप आए, और ऐसे कोई मुद्दे जब मिलते हैं तब
आपसे बात करने को भी बहुत अच्छा लगता है। दर्शकों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको सर, पसंद आया सर तो आप, जरूर इस वीडियो को लाइक करें। आपको जी भी सर। बहुत बहुत आभारी हूँ। आप चंडीगढ़ तक गए हैं, किसानों का आंदोलन कवर कर रहे हैं, और जब तक मैं बात कर सकता हूँ, जब तक मैं, मेरे शरीर में प्राण है और जमीर मरा नहीं है, तब तक मैं आता रहूंगा लोगों के लिए। जी, इसी नोट पर आज के इस वीडियो में इतना ही। दर्शकों, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि इस तरह के कंटेंट आप देख सके। अगर ये वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ इसे साझा करें, ताकि उनको भी समझ में आए कि क्या कुछ हो रहा है, और केवल हेडलाइन की बात ना करें, हेडलाइन के भीतर क्या कुछ हो रहा है उस पर भी आप नजर दें। फिलहाल इतना ही। राजू सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने थैंक के लिए। यू।